बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम एंड आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। ऑनेस्टली व्यूअर्स, इस वीकेंड मैंने आराम किया। मैंने सोचा कि जो मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करती रहती हूँ और अपने आप को पागल करती रहती हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्र करूँ और थोड़ी सी अपने आप को भी एक मौका दूँ थोड़ा सा रिलीफ का। एंड व्यूअर्स, मी टाइम और अपनी ज़ात को वक्त देना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हर हफ्ता शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। वही टेंशनें, वही एंग्जाइटीज़, और फिर जब वीकेंड आता है तो उस वीकेंड पे रिलैक्स करने के बजाय हम सारा वक्त अपने बाकी जो मसले मसाइल मामलात हैं उनको रिजॉल्व करने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंसान है, जिस्म है, मशीन को भी आप 24 घंटे चलाएंगे तो उसका भट्टा बैठ जाएगा। आप किसी भी चीज़, किसी अप्लायंस, किसी चीज़ को देख लें, कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज़ को आप ओवर यूज़ करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगी। सो इंसान की बॉडी, इंसान का जहन भी ऐसी ही चीज़ है जिसको आप ओवर यूज़ कर करके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन से अपने ऊपर लेते हैं और फिर आपकी हालत ख़राब होती है। आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। एक तो सेल्फ़ केयर की मैंने बात करनी थी, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। और देखिए, हमेशा मैं आपसे वही बात करती हूँ जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ, या जो जहाँ किसी चीज़ में मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो मैं आपसे ज़रूर उसकी बात करती हूँ। आप मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मेरी फैमिली हैं, बच्चे हैं जो देख रहे हैं, तो आप सब की मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो कहते हैं ना, एक अच्छा मशवरा भी एक बहुत बड़ी एक तोहफ़ा होता है, गिफ्ट होता है। सो व्यूअर्स, सेल्फ़ रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का तो एहसास हुआ कि अपनी ज़ात को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं, पीटीवी होम के भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, तो सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत प्यार और बहुत सी दुआएं। अब पढ़ते हैं आज जो स्पेसिफिकली जो मैं सोच के आई थी कि आज मैंने आपसे बात करनी है, और वो है बात इधर से उधर करने की, लोगों की गिबत करने की। अब दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। बात इधर की उधर करने का तो मतलब ये है कि भाई मैंने कोई बात की, किसी से अपनी कोई बात शेयर की, चाहे वो मैंने कह के कहा शेयर की कि भाई ये किसी को ना बताना, या नहीं भी कहा कि किसी को ना बताना, लेकिन अगले ने गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात आगे शेयर कर दी, ये तो एक इधर की उधर हो गई। ग़ीबत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपको किसी की कोई बात पता चली और आपने बैठ के उनकी चुगलियाँ लगानी शुरू कर दी और लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू किया। मेरी नज़र में ग़ीबत से भी ज़्यादा पहला स्टेज होता है प्रॉब्लम का, जहाँ पे बात इधर से उधर होती है। व्यूअर्स, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने किसी न किसी स्टेज पे अपनी कोई पर्सनल बात किसी से डिस्कस ना की हो। और देखें, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक ही घर में बहू रहती है, और मतलब उसकी जेठानी भी है और उसकी देवरानी भी है। अब तीनों ख़वातीन एक ही पोजीशन में है ना, तीनों एक ही घर में रह रही हैं। एक खातून जो है वो दूसरी खातून को कहती है कि भाई सास ने डांट दिया और उसने थोड़ा सा सास के बारे में कंप्लेन कर दिया। बाकी दोनों में से कोई भी जाके सास को चुगली लगा देती है कि भाई आपके बारे में फ़लाँ ये बात कह रही थी। तो आप सोचें कि कितना बड़ा फसाद, कितना बड़ा मसला पड़ सकता है। व्यूअर्स, कौन सा घर है, कौन से फ्रेंड्स हैं जिनको कभी भी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माँ बाप को अपने औलाद से हो जाती है, औलाद माँ बाप से नाराज़ हो जाते हैं, सास बहू के अप एंड डाउन हो जाती है, नंद और भाभी की अप एंड डाउन हो जाती है। 100 मसले होते हैं, लेकिन उन ताल्लुकात को अच्छे तरीके से लेके चलना और छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ताल्लुकात को बर्बाद ना करना ही तो ज़िंदगी का नाम है। लेकिन जब अपने ही बात इधर की उधर करके आपके लिए मसले खड़े करते हैं, तो फिर इस पॉइंट पे दो चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। जिसने बात इधर की बुरी की, इधर की उधर की, उसने तो बुरी की सो की, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो झांके ना। लॉजिकल बात है, अगर आप बात नहीं कहेंगे तो वो बात निकलेगी भी नहीं। ख्वाब तो किसी को भी नहीं आना, किसी को इल्हाम तो नहीं होना ना कि किसी ने किसी के बारे में क्या सोचा। मेरे अपने साथ व्यूअर्स ये बड़ी दफ़ा हो चुका है। ये आजकल एक मीम चल रही है जो मैं देखती हूँ और मुझे हंसी बड़ी आती है कि भाई मैं अपना मुंह बंद कर भी लूँ तो मेरे मुंह के ऊपर सब टाइटल्स आ रहे होते हैं मेरे गुस्से के। तो वही चीज़ है ना कि बंदा चुप भी हो जाए तो मुंह पे आ जाता है कि आप किसी चीज़ पे खुश हैं या ना खुश हैं। लेकिन जब तक आप अल्फाज मुंह से नहीं निकालते ना व्यूअर्स, या कोई चीज़ लिख नहीं देते, तब तक किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है।
सो व्यूअर्स, जिनको अपना क्लोज बंदा जिनसे आपने दिल की बात करनी है, उसकी सिलेक्शन में भी बड़ा इंसान को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सो व्यूअर्स, चाहे आपके फ्रेंड्स हों चाहे आपकी फैमिली हो, भाई मैंने तो भाई बहनों में भी देखा है, कुछ लोगों का पेट ही हल्का होता है, कुछ लोगों की नीयत बुरी नहीं होती लेकिन उनका पेट हल्का होता है, जिसकी वजह से जब आप कभी भी उनसे बात करते हैं, चाहे आपकी सगी बहन क्यों ना हो, आप अपनी बहन से बात करते हैं, उसने जाके अम्मी को बताना ही बताना है, उसने अपने मियाँ को बताना ही बताना है, और अगर वो बात अम्मी या मियाँ से रिलेटेड है फिर तो बेड़ा गर्क। सो द पॉइंट इज, सबसे पहले तो किससे आप दिल की बात करते हैं या किसके सामने अपनी किसी ऐसी पर्सनल बात को डिस्कस करते हैं जो बहुत सीक्रेट बात हो या जो आप नहीं चाहते हैं कि अगलों को पता चले, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने सोच समझ के बंदे का इंतखाब करना है जिससे भी बात करें। अच्छा, दूसरी बात, जिस बंदे से बात करें उसको भी ख्याल करना चाहिए कि भाई किसी ने अपने दिल की बात की है, किसी ने कोई प्राइवेट बात आपसे की है, आप थोड़ी हया शर्म ही कर लें। सो व्यूअर्स, किसी की पर्सनल बात अगर आपका पेट हल्का है तो पहले ही अगले को कह दें कि यार मुझे ना बताओ, मेरे मुंह से निकल जानी है। वो एक मुख्तलिफ तरीका है चीज़ के साथ डील करने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड के साथ ये हो चुका है। अब मेरी दोस्त जो है उसके मियाँ के साथ उसकी मतलब हर हस्बैंड इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, मियाँ तो है लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मियाँ साहब का एक प्रॉब्लम है, जो भी बात उनसे करो वो अपनी अम्मी से और अपनी बहन से ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो इक्का दुक्का दफ़ा जब उसने अपनी सास के बारे में या अपनी नंद के बारे में कंप्लेन किया तो मियाँ ने जाके वो बात पूरी उनसे डिस्कस कर ली। अच्छा, उससे हुआ क्या, उस खातून का, मेरी दोस्त का, और उसकी सास का और उसकी नंद का, दोनों के साथ उसका एक दफ़ा अच्छा खासा फड्डा हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड ने जाके अपनी माँ को और अपनी बहन को बता दी बातें, उससे फिर मसले पड़े, बाद में उसने बड़ी सॉरी की। अब वो अपनी सास की और अपने ससुराल से रिलेटेड जो भी मामलात होते हैं वो अपने हस्बैंड से नहीं डिस्कस करती, वो हमसे बात कर लेती है, वो अपनी अम्मी से बात कर लेती है। उस बेचारी की लॉजिक ये थी कि भाई चलो, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से बात करती हूँ तो उन्हीं की मदर है, उन्हीं की बहन है, तो घर की बात घर में ही रह जाती है, मैंने दिल हल्का कर लिया, बात ख़त्म हो गई। उल्टा उस बेचारी के लिए प्रॉपर फसाद पड़ गए, प्रॉपर मतलब जंग छिड़ गई घर के अंदर। सो व्यूअर्स, इवन हस्बैंड एंड वाइफ में इस चीज़ की हया करनी चाहिए कि भाई अगर आपको आपकी वाइफ कहे कि भाई अब आप इस मसले के बारे में कुछ करें, या अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जहाँ पे बीवी को इंसल्ट किया हो या बीवी की साइड देनी हो, फिर तो समझ आती है, लेकिन बेतुके गॉसिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एहतियात करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, देखिए शौहर आपका लाइफ पार्टनर होता है, बीवी आपकी लाइफ पार्टनर होती है, लेकिन अगर बीवी के भाई की बात आपको नहीं अच्छी लगी तो उस बेचारे को मतलब उस चीज़ को बिला वजह एक तमाशा बनाने से 100 गुना बेहतर ये है कि आप वो वाली चीज़ अपने किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके दिल हल्का करके बात को निकाल दें। बीवी को बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 90% चांस ये है कि वो अपने भाई से पूछेगी तो कि ये क्या था, फिर मसला ख़राब होगा। और कुछ चीज़ें व्यूअर्स एक्चुअली दरगुजर कर देनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम किसी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। नानो बिल्कुल सही कहती थी, एक चुप 100 सुख। 100 मामलात ऐसे होते हैं जिनमें बंदे का दिल चाहता है कि बंदा बोले, लेकिन उन 100 में से 2-3 ही ऐसे मसले होते हैं जिन पे कुछ करना बनता है। और व्यूअर्स, अक्सर गुस्सा जो है वो सरसरी ही होता है, उस वक्त आया हुआ होता है, बात ख़त्म हो जाती है, बंदे का मूड भी ठीक होता है, बंदा दिल बड़ा करता है, आगे बढ़ पड़ता है। उसी वक्त रिएक्शन जब हम शो करते हैं तो उस पर फिर मसले बन सकते हैं। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं। आई एम श्योर शेफ़ सैयदा नूर हैदर ने भी बहुत से मामलात ऐसे देखे होंगे लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। नूर जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड बस बिजी बिजी गुजरा है। अपने आप को टाइम नहीं दिया? नहीं, अपने आप को भी टाइम दिया। अपने आप को भी, एक शादी आ रही है तो थोड़ा बिजी थे उसमें तैयारी के लिए, तो फिर अपने आप को भी टाइम दिया। खुद तो नहीं करने लगी शादी फिर से? मैं कहा चेक कर लूँ ना। जिठानी की बेटी की शादी है तो बेटी तो यानी कि घर की ही शादी, घर की शादी, यानी कि बेटी की शादी है। हाँ जी। तो वही वाली बात है ना नूर जी, देखिए हम लोग बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। अब देखिए शादी एक ऐसा मामला है
जिसमें आपको भी पता है कि 100 ऊंच नीच की चीज़ें हो जाती हैं। जी। कभी कोई गिफ्ट दिए 10 लोगों को, उनके घर वालों ने, किसी एक को ऐसा गिफ्ट मिला जो उसकी पसंद का नहीं था, उस पर किसी ने कहा है मैं तो ये कलर पहनती ही नहीं हूँ। अब ये वाली बात अगर आगे आपकी जेठानी को कोई जाके कह देता है तो लड़ाई हाँ का जी, बायस लड़ाई। बनता है, दिल दुख जाता है अगले दिल का। दुख जाता है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे वक्तों को पे बंदे को बल्कि ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये मैं अपना भी एक आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उससे ना हमारा एक ग्रुप था, ये आपको मैं बता रही हूँ स्कूल और कॉलेज के ज़माने के। तो वो ना उससे एक बात करते थे ना, तो वो एक बात तो हमने कर दी और हम कहते थे कि किसी को बताना ना, तो वो 2 बातें अपने पास से लगा के ना उसको ज़रूर बताती थी और दूसरे बंदे का मूड ऑफ हो जाता था। कुछ अर्सा फिर हम लोगों ने उससे बात करना छोड़ दी, मतलब बात करते थे लेकिन अपनी कोई पर्सनल बात उससे शेयर नहीं करते थे। तो ये वाकई बहुत बुरी बात है। ये फसाद एक किस्म का जो है फ्रेंड्स में भी डल जाता है। फसाद अगर आप अपनी जेठानी की बात देवरानी से की है और वो जाके उसने उसको बता दी है, ये भी बहुत बुरी बात है। तो लेकिन ये हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं कि वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं। तो आप चाहे उन्हें जितना मर्जी भी मना करें, इससे बेहतर है कि आप उनसे ना ही बात करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप देखो, बात ये कि अगर ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है नूर जी कि देखें, कभी कभी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आपको बड़ी अच्छी कंपनी देते हैं, आप गप्पे लगाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं जी। लेकिन हर बंदे को हर बात बतानी ज़रूरी नहीं होती, राइट जी। तो हम भी सोच के बात करें। अब आपको पता है, एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ व्यूअर्स पता करने की। जो बंदा आपके साथ बैठ के इधर की उधर बात करेगा वो आपके बारे में भी इधर की उधर बात करेगा। बिल्कुल, ये बात अपने पल्ले बांध लें। बिल्कुल। वो एक मुख्तलिफ बात है। देखिए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे आप एक एक चीची पीची डिस्कस करते हैं, वो एक मुख्तलिफ रिश्ता है। वो एक मुख्तलिफ। लेकिन अब फैमिली, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, 10 फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, कोई ये बात कर रहा है, कोई वही बात कर रहा है। उनमें से अगर एक भी ऐसी फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा, पता है उसकी तो तलाक हो गई, उसका तो ये होगा, उसकी बेटी का पता चक्कर चल रहा है फलां के साथ, बिल्कुल सही कह भाई रही हैं उसके सामने क्यों आप अपना पेट नंगा कर रहे हैं? वो तो करेगी आगे बात। वो अगर दूसरों की बेटियों की बैठ के बात करिए तो आपकी बेटियों बेटों घर वालों के बारे में। सही कह रही हैं, ऐसे हैं लोग कुछ। भाई मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे का कहीं उसको पता चला कि उसने ना अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कोई नशा चरस वर्स पी, राइट। बड़ी अपसेट हुई, उसने हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में लिख दिया। लो जी, उनमें से 2 सहेलियों ने ये ना कहना शुरू कर दिया उसका बेटा तो चरसी है। भाई उसने एक दफ़ा ये स्टूपिड हरकत की, वो पकड़ा गया, उसको बाप ने सज़ा दी, उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी गई, 1 हफ्ता उसको घर से नहीं निकलने दिया और वो बच्चा बिल्कुल, उसने माफ़ी शाफ़ी सबसे मांगी और वो बिल्कुल सही पटरी पे चल रहा है। एक बच्चे ने गलती की, उसने गलत काम किया, उसकी माँ अपसेट हुई, अपने सहेलियों से डिस्कस की। आपका बनता था कि आप सारे मोहल्ले में जाके ये बात बताए थे, उधर मुंडा तो चरसी है। ये बातें गलत है व्यूअर्स, और किसी के भी बच्चे के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार नशे के बीमारी में मुब्तला हो गया है तो उस बच्चे का इलाज करें और उस बच्चे की इज्जत रखें। सबके बच्चे सांझे होते हैं। अब ये एक और एग्जांपल है, ये वैसी बातों बातों में मुझे याद आ गया कि यार वो इतना रोई, वो कहती है मैंने अपनी बात की, अब मुझे वाया बठिंडा लोगों से फ़ोनें आ रही हैं पूछने के लिए, हाय सुना तेरा बेटा नशों में पड़ गया। हाँ, बहुत बुरी बात है। कहते हैं अगर आप किसी का राज रखेंगे तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपका भी राज रखेगा। इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे ये बताओ मेरी जान, आज किचन में क्या बन रहा है? आज बन रहा है जी पटियाला चिकन। लो जी, तुसी पटियाला सानू साज लेकर। अच्छा, तो जैसे पटियाला मुमताज़ चिकन चिकन है क्या चीज़? जी ये चिकन है बहुत मज़े का। इसमें थोड़ा जैसे मुगलियाई टच आता है, क्रीम भी होगी, काजू की पेस्ट भी होगी, इसमें थोड़ा सा देसी घी भी होगा। और ये किस चीज़ के साथ सर्व होगा? ये चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। आप क्या बनाएंगी? मैं तो फिर रोटी की तरफ ही चावल जाऊंगी। के साथ। ये देखा ना, मैं मेरे चावल के अच्छा, बाय द वे आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग व्यूअर्स, फाइनली इस स्टेज पे, इस उम्र पे आके मैं चावल की शौकीन हूँ, रोटी की नहीं। हाँ, रोगनी नान रखेंगी सामने तो वो एक डिफरेंट खाने का कहानी है। हाँ, रोगनी नान थोड़ा मक्खन से चोपड़ा हुआ तो वो एक मुख्तलिफ बात है। हाय मुंह में पानी आ गया फिर से। आप रेसिपी बता दें। इसमें जी मुर्ग का गोश्त है 1 किलो, नमक 2 चाय के चम्मच है, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच है, धनिया पाउडर 3 चाय के चम्मच है, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच है। इसको हमने रोस्ट करना है। दही है जी 1.5 कप, तेल जो है वो 1 कप है, इसमें से हम आधा कप पहले यूज़ करेंगे और बाकी ऑयल जो है बाद में यूज़ करेंगे। गरम मसाला पाउडर है 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच,
प्याज 4 अदद हैं, टमाटर 4 अदद हैं, इसको चॉप कर लेना है। चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा, फिर नमक जो है वो 1/4 चम्मच है। कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चम्मच है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच है। शिमला मिर्च 1 कप है। देसी घी 2 खाने के चम्मच हैं। प्याज जो है 1 कप है। काजू जो है उसकी पेस्ट आधा कप है। क्रीम जो है वो 1 कप है। और हरा धनिया जो है वो हस्बे ज़रूरत है। इसका मेथड जो है जी, पहले जो है वो चिकन में जो है वो दही में हम डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और काली मिर्च पाउडर, हल्दी इसमें आधा चाय का चम्मच यूज़ करेंगे। सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच यूज़ करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम बाद में यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच यूज़ करेंगे। कसूरी मेथी को हम रोस्ट कर लेंगे, वो जो है हम 1 चाय का चम्मच यूज़ करेंगे। इसको हम दही में डाल के चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। अगर हम रात को कर लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हम जो है वो 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, जिसमें लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और सिनेमन स्टिक ज़ीरा, इसको हम जो है वो ऑयल में डाल के क्रैकर करेंगे। और उसमें फिर हम 1 टेबलस्पून जो है लहसुन और अदरक चॉप डाल देंगे। उसको थोड़ा सा सौते करेंगे तो लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें चॉप अनियन डाल देंगे। इसमें से हम 3 अनियन डालेंगे मीडियम साइज़ के। जब वो थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन डाल के हम उसको पकाएंगे तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। जब टमाटर का पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें हम डालेंगे जी ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसमें हम कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे, चीनी डालेंगे और उसको डाल के हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये हमारा जब पानी खुश्क हो जाएगा इसका चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरे सॉस पैन में हम देसी घी डालेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई और जैसे हम उसके लिए काटते हैं वो जो चाइनीज़ वेजिटेबल वगैरह जो हम बनाते हैं, चाइनीज़ ग्रेवी, उसके लिए जो हम चौकोर काटते हैं वो डाल देना है। जो हल्का सा सौते करके इसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और काजू की पेस्ट डाल के इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। और इसके बाद यही वाला मिक्सचर हमने चिकन वाले मिक्सचर में डाल के इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। और जब मसाला ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें हम डाल देंगे क्रीम, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल के 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और इसको हम रोटी और चावल के साथ सर्व कर देंगे, बॉइल्ड राइस के साथ। स्टेप्स काफ़ी हैं, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड, इट्स साउंडिंग कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर्स, बट एक्चुअली कोई भी मज़े की डिश जब बनानी होती है व्यूअर्स तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट और मेहनत तो करनी पड़ती है, वरना एक टिपिकल सी ग्रेवी बन जाती है। हाँ जी। सो इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी वेजिटेबल भी बीच में आएंगी। हाँ, तो वो बड़े मज़े का ना एक डिफरेंट सी डिश बन जाएगी। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ रायते के साथ, हाँ इंशाल्लाह। क्या कह रही हैं? सैलेड और रायते के साथ, सैलेड और रायते के साथ सर्व करेंगे। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स दिल के मामले की बात करेंगे। नहीं, रोमांटिक बातें नहीं करेंगे, एक्चुअली हार्ट के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई वन ऑफ आवर फेवरेट डॉक्टर्स इज़ हियर टुडे। जब भी आते हैं, इनको टाइम कम मिलता है लेकिन जब भी आते हैं हम बड़े खुश होते हैं, बिकॉज माशाल्लाह से डॉक्टर साहब जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ द कार्डियोलॉजी प्रोग्राम हैं। अगर मैं कहूँ एट वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान तो ये बात गलत नहीं होगी। लाहौर में तो डेफिनेटली, और ये एक ऐसा मैं नाम नहीं लूँगी हॉस्पिटल का बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन व्यूअर्स कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्होंने अपनी रेपुटेशन को डे 1 से, जिस दिन से शुरू किया, बड़ा ब्रिलियंट रखा होता है। और इनके पास तो लिटरली हम ये दूसरे एंड ऑफ लाहौर में है, डीएचए तक में रहने वाले लोग, फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह से भी, सरगोदा, इन एरियाज से भी सारे जो हैं पंजाब के लोग इस हॉस्पिटल आते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, एक्स चेयरमैन एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेयो हॉस्पिटल लाहौर, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान नुमान नज़ीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर नुमान, सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। जब भी आप आते हैं हम डिटेल में बात करते हैं। प्लेजर बीइंग हियर। लोगों को आगाही हार्ट डिजीज़ के करने में मौका मिलता है इससे। तो अच्छा, कल ही क्योंकि हार्ट डे था, अब एक बात बता दूं व्यूअर्स, जब वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है तो रोमांस की बात नहीं हो रही होती। मैंने इसीलिए कहा कि ब्रेक के बाद दिल की बातें करेंगे, फिर मैंने क्लियर किया आपको कि दिल की बातें यानी कि दिल हार्ट की बात करेंगे, रोमांटिक बात वो भी कर सकते हैं लेकिन बनता नहीं है आपका और मेरा डॉक्टर साहब, हमें भाइयों की तरह तो गलत बात है। लेकिन जोक्स असाइड,
वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद क्या है? सबको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके लिए पूरा दिल मनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? सो ये वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर 29 को हर साल मनाया जाता है। इसके ज़रिए आपको मौका मिलता है कि लोगों की आगाही की जा सके हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए और हार्ट डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए। हार्ट डिजीज़ द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड। 18 मिलियन सालाना बात वर्ल्ड वाइड होती हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से, और पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस और ऑनसेट इज़ मच मोर एग्रेसिव और यंग एज पे होता है। तो इसलिए इसमें इधर पाकिस्तान में और भी ज़रूरी है कि इसकी प्रिवेंशन की आगाही की जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर पूरी दुनिया में लीडिंग कॉज है तो आप तो बाहर का, आपके पास इतनी माशाल्लाह और अपॉर्चुनिटीज़ और सारा कुछ, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में फिर क्यों आप हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ मतलब पे एक सोचने वाली बात है ना कि एक बंदा इतना अकम्पलिश्ड है, इंटरनेशनली आपके पास इतनी ऑफर्स हैं, व्हाई पाकिस्तान? So I actually worked in US for 8-9 years and still continue to go, and उधर भी जाके मैं अभी भी काम करता हूँ साल के 1-2 महीने, बट विजिटिंग एज अ विजिटिंग, बिल्कुल एज अ कंसल्टेंट। बट ये है कि यहाँ पे मुझे लगा कि अपने मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट्स व्हाई इधर अपने आप को कमिट किया हुआ है। और तो यू नो अपने वतन की मिट्टी की खुशबू की अपनी बात होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना, मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट तो सब कुछ छड़ के आ गई, क्या मसला है तुम्हें? बात ये कि डॉक्टर साहब, एक तो अपना मुल्क कुछ कंट्रीब्यूट करना, आप लोग तो खैर बहुत बड़े लोग होते हैं, बड़े भले लोग होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला ने फरिश्ते अगर दुनिया में भेजे हैं ना एज ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं। सिंपल बात है, क्योंकि कोविड में बड़े लोगों ने बाहर के ममालिक में फजूल बातें की, लेकिन हम पाकिस्तानी साउथ एशियंस तो ये दिल से मानते हैं कि हमें बचाने वाले हमारे डॉक्टर ही थे। अपनी आप लोगों ने सेहतों का ख्याल नहीं किया, आपने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया, और जस्ट बिकॉज कोविड का वो एक फियर निकल गया है, ये भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया अपनी जानों को, और कितने डॉक्टर्स के अपने फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई इसलिए क्योंकि वो बाहर एक्सपोज हुए दूसरों की खिदमतें करते हुए। बिल्कुल, और काफ़ी मेडिकल कम्युनिटी मिल के बड़ा कोविड का मुकाबला किया, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ा बेहतर मैनेज था कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्योंकि कोविड की बात टच हुई ही है, आजकल किसी को कुछ भी हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कोविड के असरात है, तो क्या दिल के अमराज में भी जिन लोगों को कोविड हुआ है या जिनको वैक्सीनेशंस लगी हुई हैं उनके असरात है? मैंने कहा इससे बात शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो उसमें ऐसा है कि कोविड और हार्ट डिजीज़ पे पहले बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जी हार्ट अटैक्स डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं और क्लॉटिंग का इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है कोविड की वजह से, फालतू ब्लड थिनर्स भी दिए जा रहे थे। बट जो भी बाद में डाटा टीज आउट हुआ है उसके ऊपर ये देखा गया है कि उसके लिए अलग से फालतू ब्लड थिनर्स देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस बंदा हॉस्पिटल में बेड रिडन है तो उसके लिए हम क्लॉटिंग प्रिवेंशन के लिए जो ब्लड थिनर देते हैं वो दें, या किसी को डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि जी उनका क्लॉट आया है, इस तरह के सिम्टम्स आए तो फिर ब्लड थिनर्स दें, क्योंकि अक्सर कोविड होता था लोग ब्लड थिनर्स फालतू शुरू करा देते तो उससे काफ़ी लोगों की ब्लीडिंग भी हुई है। तो इसलिए जो डाटा है उसने ये शो किया कि ब्लड थिनर्स फालतू की ज़रूरत नहीं है, और हार्ट अटैक का भी जो उन्होंने सिग्नल्स देखे हैं वो पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं थे कोविड की वजह से, और फॉलोअप में भी कोई भी लिंक ऐसा नहीं आया कि जी आपके ब्लॉकेजेस या हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। एक चीज़ देखी गई थी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है, धड़कन ऊपर नीचे होना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑब्जर्व की गई थी ऑन फॉलोअप इन पोस्ट कोविड पेशेंट्स। अदरवाइज कोई और सच हार्ट डिजीज़ इंक्रीज़ के सिग्नल्स कोविड की वजह से नहीं देखे गए, और वैक्सीनेशन की वजह से भी अभी कोई देखा नहीं गया। सिर्फ एक वैक्सीनेशन थी जो एस्ट्राजेनेका की थी, जो उसमें था कि विद इन अ मंथ अगर लगी हो, ताकि मेहरबानी डॉक्टर साहब मैंने वही बात लगी थी, बट अभी उसकी 2 डोज लगी थी, फिर उन्होंने एक और डोज बट वेरी रेयर इंसिडेंस था उसका कि उसमें विद इन अ मंथ कुछ लोगों के वो होता था कि क्लॉटिंग का रिस्पॉन्स आता था और उससे प्लेटलेट्स गिर जाते थे। उसकी खास डिस्क्रिप्शन है डिसऑर्डर की। यू आर आउट ऑफ दैट डेंजर जोन ऑफ एनीथिंग हैपनिंग फ्रॉम दैट वैक्सीनेशन। चले मैं लगाती हूं फिर से मैं वैक्सीनेशन लगाती हूं। हार्ट की तरफ से कोई उसका नहीं देखा गया। अच्छा भाई, दिल का मामला है डॉक्टर साहब, उसका ख्याल तो करना है। अच्छा, बट जहाँ कोविड, मैं पता है क्यों कोविड की बात कर रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स हमारी बहुत बुरी बीमारी है, दिल की बीमारी से भी ज़्यादा जो हमारी बुरी बीमारी है वो ये है कि हम हर चीज़ जो है ना, जो कोई एक चीज़ मिल जाती है उसके ऊपर टूंग देते हैं। मुझे याद है जब डेंगू हुआ तो जो लोग डेंगू से रिकवर कर रहे होते तो हर बंदा कहता था अब देखो ना, इनको दिल के भी मसले हो गए हैं, तो ये भी हो गया वो भी हो गया। एक्चुअली दिल के प्रॉब्लम्स, अगर मैं गलत नहीं कह रही, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज़्यादातर अनलेस आपको कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो पैदाइश से या आपको जेनेटिकली हो, हमारी अपनी हरकतों की वजह से ही बिल्कुल सही फरमा रही हैं। बिल्कुल
देयर समथिंग कि फैमिली हिस्ट्री का रोल है, जेनेटिक्स का रोल है कि जिन लोगों में ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस होता है, नालियों की ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक का एट अ यंग एज, खासतौर पे फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बट काफ़ी चीज़ें हमारे इख्तियार में, कंट्रोल में हैं, जिस तरह के आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, तो उसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग छोड़ना, इन सब के ऊपर तवज्जो दें प्रॉपर्ली, वेट लॉस, माहौल की जो आलूदगी है उसको कम करें, सारी चीज़ें मिल के इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सबको एड्रेस करें। हार्ट का प्रॉब्लम होने से पहले व्यूअर्स, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब स्यापा पड़ जाता है बिल्कुल तो फिर हम सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही वाली बात है ना, बंदा प्री डायबिटिक होता है तो कोई एहतियात नहीं करता, डायबिटीज हो जाती है तो इस फियर से कि अब कुछ ना हो जाए तो अब हम ख्याल करें। तो भाई प्री डायबिटिक स्टेज पे ही आप अपने आप को डायबिटिक से रोक सकते थे। बिल्कुल सही। अब तो इंडिकेटर्स इतने क्लियर आ गए हैं। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। हार्ट डिजीज का इलाज बहुत महंगा है, अगर आपको स्टेंट, बाईपास, आगे उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो बेहतर है कि आप पहले ही प्रिवेंशन पे फोकस करें कि उस तरफ नौबत आने का चांस ही कम है। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को जब स्टेंट डला अबाउट 9 years ago, तो उस वक्त टेंशन भी बहुत थी, मसले भी थे, बट फैसल का लाइफस्टाइल नहीं था हेल्दी। अब बंदे दा पुत्र बन गया ना, हर रोज सुबह जिम जाते हैं, हर रोज मैं करूं ना करूं अपना ख्याल करते हैं। बिल्कुल, बट क्योंकि स्टेंट डल चुका है और अब सारी जिंदगी दवाई पे रहेंगे स्टेंट की वजह से। बिल्कुल। तो उसमें ये कि आपने ये जिम की बात करी तो एक्सरसाइज का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आधा घंटा मिनिमम रोज़ की एक्सरसाइज बंदा करने की कोशिश करे और हो इस तरह की कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो, इस लेवल की एक्सरसाइज को सांस चढ़े बट आप पूरे जुमले में बात कर सकें, या ट्राई टू मेंटेन एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ द हार्ट रेट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी में होता है। एंड हार्ट रेट प्रेडिक्टेड क्या होता है कि 220 माइनस योर एज, तो उसका 50 to 70% तक मेंटेन करें और सांस इस तरह का चढ़ो कि पूरे जुमले में बात कर सकें, जिसमें ब्रिस्क वॉक शामिल है या लाइट जॉग शामिल है या टेनिस डबल्स की खेली। बट हैवी इंटेंसिटी एक्टिविटी जो एकदम करे बंदा वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली ट्रिगर अ हार्ट अटैक। उसका ख्याल करना है, एकदम से शॉक में ना लेके बिल्कुल, बिल्कुल, हम क्यों कहती हूँ मैं आपको व्यूअर्स के वार्म अप, बिल्कुल बिल्कुल 5 मिनट का वार्म अप और 5 मिनट का कूल डाउन करें। बिल्कुल। दूसरा एक्सरसाइज के बारे में लोग कहते हैं जी मैं जिम जाऊंगा, ये करूंगा, लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं। जितनी भी, इट शुड नॉट बी ऑल और नन, जितना भी वर्कआउट कर सकें अच्छा है। तुसी देख रहे हो, अच्छा तुसी को ज्यादा ही कर लेते हो वर्कआउट। अस्सलाम वालेकुम। जिसपे मुझे तब से ये पूरे ये जो पीछे के भी कैमरे के खड़े हुए हैं, इन्होंने भी मुझे हर बंदे ने ताना मारा एट द एंड ऑफ द डे, क्या आपको इतनी अखीर आई हुई थी साइकिल करने की। डॉक्टर साहब देखें, बंदा वो चीज़ करे जो बंदा मेंटेन कर सकता है। साइकिलिंग हो गई, बाहर घर के वॉक करना, रनिंग करना, ये चीजें मुझे इंटरेस्ट करती हैं। बंद दरवाजों में, जिमों के अंदर, आप पता है इतने सालों से कर रही हूं, तंग आ गई हूं। किसी ने वहां भी करना है कर ले, बट व्हाटएवर यू लाइक डूइंग। मैं तो कहता हूं कि आपके वॉचेस आ गए हैं डिजिटल, उस पर आपके स्टेप्स पड़े होते हैं। कुछ लोगों का काम ही इतना एक्टिव रहता है कि दे मूविंग अराउंड ऑल द टाइम, तो काफ़ी स्टेप्स कवर हो जाते हैं। तो यू शुड ट्राई टू गेट मिनिमम 4000 स्टेप्स और देन द कंटिन्यू टू गेट बेनिफिट अप टू 7000 स्टेप्स। उसके बाद जो आपका बेनिफिट है अप्लाई टू कर जाता है। तो 7000 स्टेप्स कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट जंगल लोगों को अचीव करने। नहीं वो और भी अच्छा है कर लें, लेकिन 7000 स्टेप्स के बाद थोड़ा प्लेटू करना शुरू हो जाता है। बट इंक्रीमेंटल बेनिफिट जो है वो 4 to 7000 तक देखा गया था। बट कोशिश करें कि 7000 स्टेप्स लेने की कोशिश करें, तो आप एट द एंड ऑफ द डे घर वापस आएँ, आपकी घड़ी कहती है कि 6000 स्टेप्स हुए तो वॉक करें फालतू रात को। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात, वो एक्टिव स्टेप्स होने चाहिए। देखिए ना, अब ये वाले स्टेप्स जो हैं कि ये देखिए व्यूअर्स, में उठ के इधर चली गई अपने पास, नूर के पास, किचन में, शेफ नूर के पास, तो आप इसको टेक्निकली डॉक्टर साहब सो एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज की टाइम की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट व्हाट इज ट्राइंग टू से वाज कि कभी के बाद लोग इस चक्कर में कि जी मैं एक्सरसाइज करूंगा, हिलते ही नहीं है। आप स्टेप्स की काउंट मेंटेन करें, ये एक्टिविटी भी काउंट करती है। एनी एक्टिविटी दैट यू डू डिक्रीजेस योर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो अगर कोई बंदा सारा दिन सेडेंटरी लाइफ दफ्तर में बैठा है, कुर्सी से हिला ही नहीं है, वर्सेस आप इस तरह बीच में चल फिर रहे हैं कि ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, तो यू स्टिल बेटर ऑफ देन द पर्सन हु इज सिटिंग है। लेकिन वैसे भी आप अपने स्टेप्स पूरे दिन के एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, अगर आप 7000 स्टेप्स का एम कर रहे हैं तो व्यूअर्स उसमें से कोई 3000 थोड़े एक्टिव कर लें। बिल्कुल, बाहर निकल के वॉक कर लो हस्बैंड के साथ या बीवी के साथ वॉक कर लो। एग्जैक्टली राइट। एंड ऑफ द डे देखें आपके कितने स्टेप्स हुए एंड ट्राई टू take it up to that level। बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक सवाल ना, शेफ नूर आप मुझसे कुछ बात करी थी, मैं चाहूंगी कि हम आपके क्वेश्चन को भी कवर करें क्या, क्योंकि उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप अपना क्वेश्चन पूछ ले और फिर ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब इनका क्वेश्चन और बाकी सबके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगी। तो क्या सवाल था आपका? डॉक्टर साहब मुझे जो है 11 ईयर से मेरा जो है वो बीपी बहुत हाई है और हाइपरटेंशन, और मैं मेडिसिन ना खाऊं, 2 दिन तो चले गैप, अगर आज मैंने नहीं खाई या कल नहीं खाई, लेकिन थर्ड टाइम मुझे लाजमी खानी होगी,
क्योंकि अगर मैं ना खाऊं तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है। और मेरा जो है वो प्रेगनेंसी में मेरा बीपी हाई हुआ था और उसके बाद जो Stable है ही नहीं हुआ। स्टेबल ही नहीं हुआ। और जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो 230/130 और वो बेबी की डेथ हो गई थी आफ्टर डिलीवरी 1 आवर्स के बाद। Sorry to hear तो about that. जी, और वो ना क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो तब से मैं मेडिसिन खा रही हूँ। पहले मैं एक्सफोर्ज खाती थी और फिर डॉक्टर ने चेंज कर दी। मैं जब भी जाती हूँ उन्हें अच्छा, अभी आपने दवाइयों के नाम नहीं लेने, वो ब्रेक में आप डॉक्टर साहब को बताएंगी। लेकिन व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद लेंगे। सॉरी, आपका दुपट्टा अड़ी जा रहा है कोई मेरे, बात नहीं। ये जो फुनकुने हैं उनके अंदर। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर वाले इशू को भी एड्रेस करेंगे। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जिनका लो है, जिस तरह मेरा हमेशा लो रहता है, तो क्या लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी दिल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी जगह है व्यूअर्स, लेकिन जैसे एक डायबिटिक पेशेंट ने भी हमें मैसेज किया हुआ है कि मुझे डायबिटीज़ है लेकिन बार बार डॉक्टर कहता है दिल के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे भी चेक कराएं। तो भाई कितने डॉक्टरों के पास जाएं? तो डॉक्टर साहब, ये सारे क्वेश्चंस हमने एड्रेस करने हैं ब्रेक के बिल्कुल जी, बाद। बिल्कुल। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर ऑफ द कार्डियोलॉजी प्रोग्राम एट ब्रिलियंट प्राइवेट हॉस्पिटल, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के, एक्स चेयरमैन एंड प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब से अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हार्ट डिजीज़ की और दिल की सेहत का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। अब हमारे जो पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं वो हमें छोड़ देंगे और वो कुछ और देखेंगे ऑन पीटीवी न्यूज़। लेकिन अगर आपने जानना है कि डॉक्टर साहब हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली प्रोग्राम रिपीट पे भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे पीटीवी के यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले, क्योंकि पीटीवी होम के तो हमारे व्यूअर्स हैं ही हमारे साथ, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, ब्रेक से पहले शेफ़ नूर ने बताया अपनी हाइपरटेंशन के बारे में, तो ब्लड प्रेशर चाहे हाई हो या लो हो, दोनों केसेस में हार्ट अटैक, स्टेंट, क्या ये मामलात, और अगेन बहुत से लोग अपनी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेनी छोड़ देते हैं कि इसका असर हमारे दिल पे पड़ेगा, तो थोड़ा सा समझाएंगे? बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी सवाल है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब सुन लें ये बात गौर से, आप भी प्लीज़। ये ब्रेक से पहले सवाल इन्होंने किया था, जी मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हूँ और बीच में कभी छोड़ भी देती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ऑल एडल्ट्स, बल्कि सबका ब्लड प्रेशर चेक, एक सिंपल चीज़ है चेक करवाने का, वो करवाएं। और करवाने का तरीका है कि आराम से कुर्सी में 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठने के बाद कराएं। तो वो जो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो आपकी 120/80 से आइडली कम रहनी चाहिए, लेकिन लगातार अगर 130/80 से ज़्यादा रहती है, डिस्पाइट लाइफस्टाइल मेजर्स कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, नमक कम रख रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर ज़्यादा है तो आपको फिर दवाई पे लेना ज़रूरी है अगर 130/80 से ज़्यादा रहता है। तो आपने जिक्र किया मैं दवाई छोड़ देती हूँ तो फिर मेरी तबीयत डिस्टर्ब होती है। तो एक तो पहली बात है, दवाई छोड़ती क्यों है? ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं खामोश कातिल। इफ़ यू डोंट कंट्रोल इट, अंदर ही अंदर आपकी नालियों को डैमेज करता है। तो इसलिए आपने खुदा का वास्ता है स्टुपिडिटी नहीं करनी। देखो, गलती से कभी भूल ही जाती है दवाई, लेकिन अब देखो, मैं अपनी एंग्जाइटी के लिए, मुझे डॉक्टर ने एक दवाई दी हुई है, ठीक है, वो डेली मैंने लेनी है, उसी टाइम पे लेनी है, और अगर मेरे से मिस भी हो जाती है तो डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि 12 घंटे की विंडो के अंदर आप ले लें। फिर भी अगर टाइम 3 बजे का है डेली दवाई लेने का, अगर 4, 6, 8 भी बज जाते हैं, टेक इट, 2 गोलियां एक साथ नहीं लेनी, लेकिन 12 घंटे की विंडो में फिर भी आप ले लें। आई डोंट नो अब ब्लड प्रेशर की क्या ब्लड प्रेशर का ये है कि एक तो आपने कहा एक्सपोर्ट दवाई लेनी, तो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिकेशंस। हाँ जी, फिर वो डॉक्टर ने मना कर दिया था, फिर अब न्यू डे 80/160, सो वो नहीं 10/160 सॉरी। जी, तो वो वही एक्सपोर्ट जी है, बट डिफरेंट नाम से मिली हुई आपको, बट बेसिकली उसमें 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर एक दवाई से ना हो तो कॉम्बिनेशन पे डाल देते हैं। आइडियाज कि आप छोड़ती हैं तो आपको और भी ज़्यादा एकदम ज़्यादा जाएगा कि एकदम 2 दवाइयाँ छोड़ रही होंगी। मैंने वैसे नहीं छोड़ी। यू हैव टू बी थी। केयरफुल कि अगर आप ठीक भी महसूस कर रही हैं तो आपने कंट्रोल करने के, ब्लड प्रेशर मेजॉरिटी लोगों को फील नहीं होता। हेडेक का लिंक, अक्सर लोग हेडेक को ब्लड प्रेशर से एसोसिएट करते हैं, बहुत कम लोगों को उसकी वजह से हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा चढ़ाओ। अदरवाइज हम इसलिए दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर वो आपकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है ब्लड प्रेशर, अगर आप कंट्रोल ना करें। और सारे इधर सबके लिए ज़रूरी है, सब अडल्ट्स के लिए, कि वो ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं,
अगर जिस तरह बताया है लगातार 130/80 से डिस्पाइट लाइफस्टाइल मेजर्स हाई रहते हैं तो फिर उसके लिए दवाई लेना जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और दवाई के कोई दवाई के लॉन्ग टर्म में छोड़ा या नहीं छोड़ा ये या जो गलती से किया, आपने जिक्र किया कि दवाई से मेरा हार्ट तो नहीं बल्कि फायदा होगा, फायदा आप बीपी को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट को फायदा होगा एक्चुअली दवाइयों से, और तो वो डॉक्टर से रुजू करके ऑब्वियसली लेनी है। डायबिटीज की भी लोग इंसुलिन नहीं लगाते कि हाय इंसुलिन लग जाएगी। ओ भाई, इंसुलिन आपका जिस्म बनाता है, अगर आपका जिस्म इंसुलिन नहीं बना रहा तो आपको उसके अंदर इंसुलिन डालना है, वरना आप मर जाएंगे। बड़ा अच्छा आपने, डायबिटीज अगेन इज अ मेजर कार्डियक रिस्क फैक्टर, हार्ट डिजीज के लिए मेजर रिस्क फैक्टर है, उसको कंट्रोल करना। और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30% तक इंसिडेंस किया है, वी वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर डायबिटीज एज वेल। तो और कार्डिक में भी हमारा रिस्क, अगर यूके का डाटा देखें जो वहाँ पे पाकिस्तानी है, नंबर 1 है हम कार्डियोवैस्कुलरिज्म, कुछ चीज़ों में बहुत नंबर 1 है, डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में फिर गोइंग नंबर 1। सो उसके लिए बट एनएचएस ने भी अपने हालात बहुत बेहतर कर लिए हैं इन इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब इसमें ये डायबिटीज़ का ये है कि इंसुलिन कुछ आगे जाके यूज़ करने के लिए रिकमेंडेशन है, बट आप अगेन मीठे का एहतियात करें, डाइट का एहतियात करें, एक्सरसाइज करें, ताकि उसका डायबिटीज़ का आने का चांस कम रहे। लेकिन हम हार्ट की तरफ से दवाइयाँ हैं कुछ जो खास हार्ट के लिए भी अच्छी हैं और शुगर के लिए भी अच्छी हैं, वी प्रेफर दोज ओवर इंसुलिन। अच्छा, मैं अभी आपको यही बात कहने लगी थी कि डॉक्टर साहब एक हमें यही एक मैसेज आया है खातून का कि भाई ये जो इतनी डायबिटीज़ की वजह से दवाइयाँ मुझे दी जा रही हैं, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि जी दिल के डॉक्टर के पास भी आप हर 6 महीने के बाद चेकअप के लिए जाया जाए, तो मैं कितने डॉक्टरों के पास जाऊँ? मसला ये है ना कि अगर मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये एंडोक्राइन का मसला है, राइट? जी जी बिल्कुल। एंडोक्राइन के मसले के लिए आप मुझे कार्डियोलॉजी में क्यों भेज रहे हैं? सो इसलिए कि अक्सर डायबिटिक्स में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रीब्यूट करती है नालियों में चर्बी जमने के प्रोसेस को, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी उसको कंट्रीब्यूट करती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज़ भी उसको कंट्रीब्यूट करती हैं, और आपकी स्मोकिंग और लाइफस्टाइल जो ख़राब है वो सारी चीज़ें, जेनेटिक्स, वो सारी चीज़ें उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं। और डायबिटीज़ का भी उन रिस्क फैक्टर्स के साथ मेजर रोल है नालियों में चर्बी जमने के प्रोसेस को, जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो इसलिए उसकी तशख़ीस करना ब्लॉकेजेस के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए डायबिटिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर पर कुछ सिम्टम्स आ रहे हों। और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो है तो इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास अक्सर अगर उनको लगे कि भी शुगर के साथ साथ इनको कुछ सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं कि हार्ट के इशूज़ हैं, वैसे भी तशख़ीस करानी हो तो इट्स अ गुड आइडिया कि बंदा हार्ट के लिए तशख़ीस करा ले। बिल्कुल। और बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, मसले को ख़राब होने का इंतज़ार, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ क्योर, मैं तो कहती हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो डॉक्टर से रुजू करके आपका ये 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है, वो 7% से कम रखना चाहिए, 6.5 के करीब आ जाए तो और भी अच्छा है। तो एडुकेट प्रॉपर शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ हैं जो खास हार्ट के लिए भी अच्छी हैं और शुगर के लिए भी अच्छी हैं, उनसे शुरू कराते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है। बिल्कुल, डायबिटीज़ की भी बात हो गई और साथ में हमारी बात हो गई ब्लड प्रेशर की भी। और कौन सी ऐसी, और मैंने कोविड को भी टच कर लिया क्योंकि आपको पता है आजकल जो बात होती है कोविड की वजह से हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि और कौन से कंडीशंस या ऐसी जो आपको मसाइल हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा एहतियात करनी है दिल की? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें कि शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का ब्लड टेस्ट चेक हो जाए, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है कि नहीं। अक्सर रिपोर्ट में वैल्यू लिखी होती है, लोग खुद ही देख के कह देते हैं यार मेरी कोलेस्ट्रॉल ठीक है, बट ये कोलेस्ट्रॉल ठीक इज़ डिफाइंड बाय 10-year रिस्क, जो कि आपका डॉक्टर डिटरमिन करता है आपकी पूरे प्रोफाइल को देख के। तो उसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना होता है किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है कि नहीं देनी, और कितनी एग्रेसिवली मैनेज करना है। तो कोलेस्ट्रॉल चेक, शुगर चेक, ब्लड प्रेशर चेक आप अपने डॉक्टर से चेक कराएं हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लाइफस्टाइल पे पहले जिक्र किया था कि एक्सरसाइज पे बात हुई थी, वो आप कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर की बात डॉक्टर साहब, मैंने उसकी तरफ जाने से पहले एक जरूरी सवाल पूछना है। जी, दांत के डॉक्टर कहते हैं कि भी साल में एक दफ़ा आपको ज़रूर आना चाहिए डेंटिस्ट पे, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। ब्रेस्ट कैंसर में पहले कहते थे कि 40 साल की उम्र के बाद हर औरत को जाके चेक कराना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर में भी कोई टाइमलाइन होती है कि जी इस एज के बाद मर्दों को चेक कराना चाहिए। लीडिंग कॉजेज़ है ना, अगर मेल और फीमेल जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या दिल का भी चेकअप कराना चाहिए किसी उम्र के बाद? ये भी बता दें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सो
इन टर्म्स ऑफ कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट तो सब एडल्ट्स को कराने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू आप उसकी फिर फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर बट सकते हैं। किस एज से स्टार्ट करें? आई थिंक ऑल एडल्ट्स 18 के बाद, बल्कि यंग एडल्ट में भी एक बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं उनको करा लेना चाहिए, बट एट एडल्टहुड 18 के बाद हर एक को एक बार बेस लाइन करा लेना चाहिए। और अगर बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स आए तो फिर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। कोई एबनॉर्मलिटी आई है तो फिर उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लें कि कितनी फ्रीक्वेंटली बुलाना है। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू कराया तो फिर आप 3 महीने बाद बुला लेंगे, 6 महीने बाद बुला लेंगे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पर ब्लड टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हार्ट के कोई स्पेसिफिक टेस्ट करने, हार्ट डिजीज़ की तशखीस के लिए, वो पे डिपेंड करता है। उसके लिए मॉडल्स बनाए हुए हैं कि वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा आपके लिए। जी, लोग खुद ही से जाके CT जो करवा रहे होते हैं वो चीज़ें ना करें। आप डॉक्टर से रुजू करके उस पर डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपके रिस्क फैक्टर्स, आपके सिम्टम्स, आप फैसला फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें देख के आप डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कौन सा हार्ट डिजीज़ की तशखीस के लिए टेस्ट बेस्ट रहेगा। तो वो फैसला डॉक्टर को करने दें। क्या अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है, हर एक के लिए कोई रिकमेंडेड है कि जी कि आप हार्ट का कोई अलग से टेस्टिंग करवाएं, जी CT जो या स्ट्रेस टेस्ट, तो वो रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन यह है कि डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप डॉक्टर से रुजू करके जब करेंगे तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कौन सी टेस्ट करवाएं। कौन सा टेस्ट करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं, एक तो आपने शुरू में भी बात कही, मैं चाहूँगी फिर से याद कराएं सबको, हेल्दी लाइफस्टाइल। हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल में हमने एक्सरसाइज पे तो पहले बात कर ली थी। 4000 से 7000 स्टेप्स आपने मिनिमम दिन के करने ही करने हैं। आधा घंटा रोज की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। और फिर साथ में डाइट में यह है कि मेडिटेरेनियन डाइट पैटर्न जिसमें फल, सब्जी, दालों पे फोकस रखा जाए। चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये फास्ट फूड कल्चर जो बन गया है इसको लिमिट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना फोकस जो है अपना डाइट का आप फल, सब्जी, दालों पे रखें और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। लोगों को अंडे से प्रॉब्लम होती है कि डर के नहीं खाते। अंडे का कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव स्टडी नहीं है। आप एक योक ले सकते हैं, सफ़ेदियाँ बेशक 2 ले लें। रेड मीट वगैरह को अवॉइड करें जिसमें ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। चिकन, फिश वगैरह रेगुलर ले सकते हैं, बट ग्रिल्ड हो, स्टीम्ड हो बेहतर है। हमारे लोकल कुजीन हांडी में बनती है तो कम से कम तेल में बनी हो। और ऑयल्स पे लोग बहुत पूछते हैं, तो ऑयल्स का ये कि घी, मक्खन, इन सब चीज़ों का ये है कि उनमें ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। घर में खालिस तो बन जाते हैं बट वो चीज़ होती है। तो वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड फॉर कुकिंग एंड अदरवाइज, जिसमें ऑलिव ऑयल जो है उसमें पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल दैट यू कैन हैव। बट बाकी उसके ऊपर मेडिटेरेनियन डाइट स्टडी में उसका एक खास फ़ायदा भी देखा गया था। बट बाकी भी वेजिटेबल ऑयल्स जनरली आर ऑल सेफ एंड गुड, बट पक के देयर इज़ अ कंसर्न कि हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। तो पके हुए खाने में कम से कम यूज़ करें, रीयूज़ ना करें। एंड इफ़ यू एवर सी स्मोक कमिंग ऑफ द ऑयल देन यू आर ओवर कुकिंग दैट ऑयल, फिर वो ऑयल ख़राब हो रहा है और वो ख़तरनाक हो रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ऑयल की यूज़ में। और बाकी कॉन्सेप्ट के स्ट्रेस कम रखें साथ डाइट के साथ। जो है इंपॉर्टेंट इज़ कि आप स्ट्रेस लेवल भी अपना कम रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बता दें कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट का मसला हो रहा है। आप समझ रहे हैं, बड़ी दफ़ा हॉस्पिटल जब तक लेके पहुंचते हैं आप पेशेंट को, या तो उसकी डेथ हो चुकी है होती है या हार्ट को बहुत डैमेज हो चुका होता है। बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो बिल्कुल देखिए ना, प्रिवेंशन भी हो गई, ये भी बात हो गई कि किन केसेस में आपने एहतियात करनी है, लेकिन ये तो बात हुई नहीं कि अस्पताल कब आना है, डॉक्टर को कब फ़ोन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग अपने हार्ट के सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं कि जी मैदे का मसला होगा और लेट पहुंचते हैं या मौका ही नहीं लगता कुछ लोगों को पहुंचने के लिए। तो अगर लगे चेस्ट में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, साथ थोड़ा सांस चढ़ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो गेट अटेंशन। कभी कभार ये दर्द सिर्फ लेफ्ट आर्म में होती है या बाजू में जाती है या अपर बैक में होती है या खाली जबड़े में जाती है, और ख़ास तौर पे अगर ये एक्सर्शन से वर्स हो रही है तो दोज आर इंडिकेटर्स के भी ये हार्ट का मसला हो रहा है। लेकिन अगर एकदम ये नए सिम्टम्स आए, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुए जिसकी कोई ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही, तो डोंट टेक अ चांस। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप उस वक्त अस्पताल में जाके अपनी ECG कराएं, अपना ट्रोपोनिन आई टेस्ट होता है वो करवाएं, ताकि आपकी प्रॉपर तशखीस हो सके कि ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसको कहते हैं, जो एकदम नाली में क्लॉट आ जाता है जिसके सडन पेन शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को पहले कोई सिम्टम्स हो ही नहीं रहे होते और पहला सिम्टम ही हार्ट अटैक का होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फौरी अगर कोई छाती में कोई डिस्कम्फर्ट हो, सांस चढ़ा हो, स्वेटिंग हो रही हो, इस तरह की अलामत आ रही हो, तो फौरी अटेंशन लें। और उसके लिए लोग पूछते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान क्या किया जाए। अगर वाकई में लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है और आपको कोई ब्लीडिंग वगैरह का मसला नहीं है तो आप डिस्प्रिन चबा लें। और अगर नॉन हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो फिर अक्सर लोगों के पास नाइट्रो की पिल होती है, वो ज़बान के नीचे रख लें। लेकिन वो रखने के लिए भी ट्रिक इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर उस वक्त लो ना हो, क्योंकि अगर अक्सर लोग लेते हैं, आराम नहीं आता, 2-3 इकट्ठे ले लेते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज दैट कैन ड्रॉप योर ब्लड प्रेशर। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप रख रहे हैं
तो आपको पता होगा आप ब्लड प्रेशर ठीक रखें है, और आप फिर लेके अस्पताल अस्पताल निकले चले ना। जाएं। Best is आप लेके आप बैठ के वेट करें, रखें जबान के नीचे, गाड़ी में डालें और लेके जाएं बेस्ट इज hospital। डिस्प्रिन चबाएं। और हाँ, अगर वो आपको दी हुई है डॉक्टर ने, तो आप वो, अगर ब्लड प्रेशर लो नहीं रहता तो आप वो रखे, तो फिर आप अस्पताल चले जाएं। लेकिन कुछ लोगों का मैं कहूँगा होता है क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम, कि उनको एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना, कि हमें पता है कि उनकी नाली बंद है, उसको फ्लो जा रही है, तो उसमें आप दवाइयों पे रखते हैं और उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, गोली रखते हैं, चले जाते हैं, तो दे ऑलरेडी नो देयर सिम्टम्स हाउ टू मैनेज, और डॉक्टर से डिस्कशन हुई तो उनको रश करने की जरूरत नहीं। बट बाकी को जिनको ये नए चेंज इन सिम्टम्स आई है या नया चेस्ट में डिस्कम्फर्ट आया है, तो उसके लिए फौरी टेंशन लें। बेहोश हो रहा होता है या आउट ऑफ इट हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपने गोली रखी है और अगला बंदा आपको समझ नहीं आ रही कि वापस नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, तो दूसरी गोली रखने के बजाय उनको उठा के डॉक्टर पे ले जाएं। देखिए, जब तक पेशेंट अपने आप को मैनेज कर रहा है और आप भी एज फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि भाई ये होशो उस दिन ही पेशेंट है, बंदा बेहोश हो रहा है, तो उसमें एक और एंजीसेट की गोली मुंह में रख दो, समझे इज ट्राइंग टू हेल्प हिम, बट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए ना। अगर आपके पास अवेलेबल हो इमरजेंसी सर्विस, जैसे हमारी 1122 है, भाई 911 है, तो वो कॉल कर दें, वो आपको फिर आगे जल्दी ले जा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इन दिस प्रोसेस। डॉक्टर साहब, योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स फाइनली। मैसेजेस के वर्ल्ड हार्ट डे रिसेंटली गुजरा है, इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस कि हम हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन करें मिल के, बिकॉज इट्स द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड। 18 मिलियन अमवात सालाना इसकी वजह से होती हैं। और प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप 7 से 9 घंटे की इज़ द आइडल स्वीट टाइम, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करें, ये सारे रिस्क फैक्टर्स को लाइफस्टाइल चीज़ों में आप ये करें। वेट लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में डॉक्टर से रजू करके आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बेसिक मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके लिए चेक करा लें। और भी कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं, अगर डॉक्टर मुनासिब समझें कर लेंगे, बट ये चेक करा लें। तो आई थिंक ये आप लाइफस्टाइल और डॉक्टर से रजू करें, रिस्क फैक्टर्स चेक कराएं, ताकि हम हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन कर सकें और इस नंबर 1 किलर का मिल के मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एब्सोल्यूट प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। लाइकवाइज, इट वाज अभी एक हमने जो डिस्कशन की थी ब्रेक में भी कि प्योर बाईपास, ये बाईपास का जो नाम है ना, 2 गलत मामलात में यूटिलाइज होता है। एक, बाईपास की बात करें तो लोगों का त्राण निकल जाता है क्या है, क्या होगा, ऑब्वियसली इट्स अ बिग सर्जरी, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं वो बाईपास हो जाएगा तो 0 मीटर हो जाएंगे। एक टीज़र के तौर पे व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से हमने इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल में बात करनी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाईपास या स्टेंट इज मैकेनिकल फिक्स। जो अंडरलाइंग बीमारी है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आते हैं, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि नाम है नालियों में चर्बी जमने की टेंडेंसी, क्लॉट आने की टेंडेंसी। तो उसके लिए स्टेंट या बाईपास हो भी जाए तो अग्रेसिव दवाइयाँ और क्लोज फॉलोअप ज़रूरी है, कि आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चेक में रहें और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन साथ चलती रहें आपकी। डन। सो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला और कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से आपकी मुलाकात भी करानी है। आप हमारे साथ रहिएगा। भाई क्या बात है कुमैल गिलानी, क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप यंग मैन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। Looking आप बताएं। good? हर वक्त तुम अपनी लुक को इम्प्रूव और अपलिफ्ट करते रहते हो। बस आवाज़ तो है ही खूबसूरत, ये आपकी मोहब्बत है और आप माशाल्लाह। और हमारी सबकी सपोर्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सपोर्ट से। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई आप तो हमारे साथ हैं ही, और ये अब मेरे ख्याल से बताना ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुल्क के बड़े ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड, और अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वन ऑफ आर ब्रिलियंट अपकमिंग स्टार्स, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। कुमैल ने बड़ी मेहनत की है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स किए हैं, और कंटिन्यूसली अपने ऊपर मेहनत करता रहता है, और इसीलिए हम इस बच्चे से हमेशा इम्प्रेस्ड रहते हैं। थैंक यू। सो वेल डन। Brilliant young lady we have with us today, माशाल्लाह माशाल्लाह। She's a hockey player, if I'm not mistaken. उसके साथ साथ आपने पार्टिसिपेट किया है इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान एट द जूनियर सैफ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, विच इज़ बेसिकली द साउथ एशियन फेडरेशन, सैफ गेम्स भी हम इनको कहते हैं कभी कभी, एथलेटिक्स इन श्रीलंका इन 2018। देन आपने अचीव किया द टाइटल ऑफ द फास्टेस्ट वुमन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन 100 मीटर्स, इन 200 मीटर्स एंड इन लॉन्ग जंप, जो आपने वापडा के थ्रू पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो वी हैव फाइका रियाज विद अस। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, सो जज़ाकल्लाह। मेनी अचीवमेंट्स एट सच अ यंग एज। जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई स्पोर्ट्स की।
अगेन जब हम रनिंग की बात करते हैं, हॉकी, इन चीज़ों की इतना ज़्यादा लड़कियों का इस तरफ रुझान नहीं होता। आज भी क्रिकेट की तरफ फिर भी लड़कियों का रुझान हो रहा है क्योंकि अब क्रिकेट थोड़ी ज़्यादा ग्लैमराइज हो गई है, व्हाटएवर, बट जनरली जिस डायरेक्शन में आप गए हो गर्ल्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। क्या हुआ, कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? बस स्कूल में स्टडी करती थी क्योंकि मेरे जैसे बाकी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि स्टडी प्रायोरिटी है, तो मेरे लिए भी स्टडी प्रायोरिटी थी मेरी फर्स्ट। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया स्कूल लेवल पे, तो वहाँ से फिर मैंने हॉकी खेलना शुरू किया अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी फ्रेंड्स खेलती थी उनके हॉकी साथ। पहली दफ़ा खेला कैसे, हुआ क्या? फ्रेंड्स ने कहा तू भी खेल ले, हुआ क्या? वो खेलती थी सारी, मतलब क्लास बंक करके, मतलब क्लास छूट जाती थी, सेकंड लेक्चर में हॉकी खेलते थे सारे। हॉकी के कोच आते थे स्कूल में, तो वो सारी जाती थी, तो फिर मैं भी उनके साथ जाना शुरू हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने हॉकी खेलना उनके साथ शुरू कर दी। वो एंजॉय करती थी खेलते वक्त तो सब उधर कुछ। से तो हॉकी शुरू हुआ, जी। फिर रनिंग, लॉन्ग जंप, ये कैसे हुआ? फिर वहाँ से मैंने हॉकी खेली 9th-10th में। उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लिया लाहौर कॉलेज में, LCWU में। वहाँ पे भी मैं हॉकी खेलती थी और वहीं पे उधर से ही उन्होंने स्पीड देखी कि मेरे अंदर स्पीड है, उन्होंने एथलेटिक्स की तरफ मुझे कर दिया कि एथलेटिक्स की भी साथ ट्रेनिंग करो। एथलेटिक्स में ये 100-200 लॉन्ग जंप, ये सारे इवेंट्स आ जाते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे कब खेला या नेशनल पार्टिसिपेट किया? मैंने जूनियर खेली थी किस 2018 में ही। मे बी इट्स कितने सालों की थी? 18 साल की। हाँ, 18 तो काफ़ी यंग, ठीक है। तो वो पहली दफ़ा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल की तरफ आऊँगी, पहले नेशनल लेवल पे बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा जब मैं जा रही थी आउट ऑफ सिटी, हैदराबाद था, अंडर 16 था वो, हॉकी खेलने जा रही थी। वो मेरा पहला टूर था, अंडर 16। ओके, हाँ। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े डर रहे थे कि अकेली बच्ची को भेजना इस तरह उस तरह, आउट ऑफ स्टेशन, पहली दफ़ा अकेली जा रही के थी। लेवल पे तो देखो माँ बाप सारे ही कहते हैं कि जी। चलो करो, अच्छी बात है। अगर स्कूल के लिए आपको कहीं जाना हो स्कूल समेत तो वो एक फ़र्क बात होती है, लेकिन ये डिफरेंट है। यस, ये आप स्कूल की प्रोटेक्शन से बाहर निकल के बाहर अब आप निकल गए। प्रैक्टिकल दुनिया में आ रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि हमारे साथ जो कोचेस जा रहे हैं, मेल्स फीमेल्स सब जो भी जा रहे हैं, नहीं पता किस तरह की नेचर क्या है, क्या है। तो उस टाइम वो डर रहे थे थोड़ा, लेकिन जिनके पास मैं ट्रेनिंग करती थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। वो मेरा फर्स्ट टूर था अंडर 16 का हॉकी का। उसके बाद मैंने वापस आकर फिर मैंने कहा गेम में तो इतना मज़ा है जो कि पढ़ाई में भी नहीं है। फिर मैंने सारा फोकस, ले जी, बच्ची ने पढ़ाई छड़ दी थी। अच्छा, नहीं स्टडी नहीं की मैंने, छोड़ी नहीं है, लेकिन फोकस भी उसकी तरफ लेकिन भी कर अगर हमारे दिया। बच्चे ने ज़्यादा रुझान देना था पढ़ाई की तरफ तो उसने कहा थोड़ी स्पोर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वही देखो खेल में और इसमें। बट एक चीज़ व्यूअर्स, ये मत सोचें कि जो यंग लोग हमारे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान कर लेते हैं, पढ़ाई चाहे साथ कंटिन्यू करे भी, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स बस आपका मैच है जो आपने जाके खेल लिया, प्रॉपर तैयारी होती है। और हमें कोई छुट्टी भी नहीं होती है, जैसे 14 अगस्त की छुट्टी हो गई, इवन अगर संडे वगैरह की छुट्टी होती है, हमारा कोई कंपटीशन आ जाए हमें इन दिनों भी ट्रेनिंग करनी पड़ती अच्छा, है। मुझे भी करना पड़ता है, जान कुछ नहीं होता। मुझे तो कोई नेशनल हॉलीडे पे कोई छुट्टी नहीं लेकिन मिलती। आपने बैठ के बात करनी होती है ना, हमने ग्राउंड में भागना होता है। तो 2 घंटा बैठ के यहाँ पे आके शो कर लेंगे, एक दिन मैं ग्राउंड में आके भागूंगी, फिर मैं पूछूंगी कि 2 घंटे का शो आसान है कि ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी कम नहीं है, एग्जैक्टली कोई यही भी- बात मैं एक्चुअली व्यूअर्स को कोई भी कहना फील्ड चाह रही आसान नहीं है। हूँ। कोई भी फील्ड आसान नहीं है व्यूअर्स। अपनी एक क्रेडिबिलिटी दुनिया में बनाना और रोजी रोटी कमाना, ये अगर इतने आसान काम करते होते तो क्या पूरी दुनिया फेमस ना होती? क्या हर बंदा अरबपति खरबपति ना होता? सो बात यह है कि हर काम जिसमें कोई भी इंसान एक्सेल करता है उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर लोग कहते हो तो जान पहचान तो वो ये भी नहीं रियलाइज करते कि भाई जान पहचान पे एंटर तो हो जाता है बंदा, उसके बाद करना टिकना भी तो पड़ता है ना, ऐसे ही है, कहीं ना कहीं तो फिर बंदा मार खा ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो जब इंटरनेशनल लेवल पे पहली दफ़ा कब पार्टिसिपेट किया? 2018 में श्रीलंका में सैफ एथलेटिक्स जूनियर चैम्पियनशिप थी वहाँ पे। वो कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहले तो बहुत खुशी होती है जब हमें पाकिस्तान का ब्लेज़र मिलता है, हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेशनल लेवल पे तो ये हमने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना है, पंजाब से खेल रही हूँ, HEC से खेल रही हूँ, वापडा से खेल रही हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनली जाते हैं हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है सबसे पहले तो बाहर हम गए थे, 4 लड़कियाँ गई थी, 7 लड़के गए थे, सिर्फ 4 गर्ल्स ही। हम रिले की टीम गए थे श्रीलंका में। तो जब हम बाहर गए तो बाहर के एथलीट से मुलाकात करना सब कुछ, लेकिन वो जूनियर पे थी, इतना हमें मतलब उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई थी क्योंकि बाकी श्रीलंका की टीम अलग थी, क्योंकि ये सैफ थी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बस यही कंट्रीज़ थे। लेकिन इसके अलावा जब मैं अभी पेरिस ओलंपिक्स पे गई हूँ, पेरिस ओलंपिक्स की मैं बात करना चाहूँगी। उससे
पेरिस ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं ये बता रही हूँ, वहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में पूरे वर्ल्ड से कंट्रीज आए हुए थे। ये एक मेगा इवेंट है, पूरी दुनिया का सबसे मेगा इवेंट है, और इसमें सारी गेम्स थी, और इसी तरह सारी अब ये गेम्स। देखे ना पिक्चर्स सैफ के ये अपने पेरिस ओलंपिक्स में जब हमारा बच्चा गया है। हाँ जी, तो अरशद भाई भी मेरे साथ थे, आपने भाई अरशद भी, नदीम of का course, तो of काफ़ी course। सुना होगा, उसी में उनका मेडल है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इतने एथलीट्स थे, बल्कि हाई क्लास जो एथलीट्स थे सारे, वो सारे वहाँ पे थे, और उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग देखना कि हमारी और उनकी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है, एक्सपीरियंस लेना, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा टूर मेरा। और बात ये है कि देखें, अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ अपनी कोई सिग्निफिकेंस, अपनी कोई वो, जिस तरह आपने अरशद की बात की, जी। तो अल्लाह ज़िंदगी दे उस बच्चे को, उसको आमीन। सेहत दे, उसको और कामयाबियों से नवाजे। उसने एक दरवाज़ा, एक पाथवे बनाया है एग्जैक्टली अब आप लोगों के लिए। जी, सो अब बाकी भी जो हमारे एथलीट्स जब जाते हैं तो अब इसी इंटेंशन के साथ जाएं कि भाई गोल्ड मेडल लेके आना है या मेडल लेके आना है। एक्चुअली में ये है ना कि अरशद भाई के मेडल के बाद क्रिकेट की तरफ से थोड़ा इंटरेस्ट कम होकर दूसरी गेम्स के ऊपर भी इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट आ कि क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और उस पर इन्वेस्ट किया जाए, उनको देखा जाए, और वो भी इंशाल्लाह ला सकते हैं। और वही तो चीज़ है ना कि कलेक्टिवली एक चीज़ को लेके चलना है। गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह, जी, कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की भी एक सपोर्ट होती है बाहर के ममालिक में भी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है बाहर के मुल्कों का देख रहा होता है, लेकिन व्यूअर्स स्पॉन्सर्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ वापटा जो है वो टेक ऑन कर जी। लेता है, बट अगेन इट स्टिल रिमेन्स विद इन दैट रेल। सो प्राइवेटली भी जहाँ पे स्कूल्स, जहाँ पे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी कंपनीज़ के थ्रू, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं आर्टिस्ट वगैरह को। तो हमारे भी जो यंग आर्टिस्ट हैं, हमारे जो यंग स्पोर्ट्स पीपल हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी तो हमारा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत करके। तो मैं डेफिनेटली इंकरेज करूँगी कि थोड़ा प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़े और वो भी अपना हिस्सा डाले। आप लोग एड्स, कमर्शियल्स जो हैं वो मॉडल्स, एक्टर्स से बाहर ही नहीं निकलते। मॉडल हो गए, एक्टर हो गए, सिंगर हो गए। वेल देखो, बात ये कि एक्चुअली जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है, जब तक उनकी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती तब तक उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बड़ी एक मीडियोकर लेवल पे चल रही बिल्कुल है। ऐसे। Yes. तो एक बंदा अगर आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है तो उसको भी तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। ये मेडल से पहले आप लोग अरशद नदीम को जानते थे? कोई भी नहीं जानता नहीं था। जानते थे, सिर्फ नहीं एक मेडल की वजह से अब अरशद नदीम है। पहले वो कहाँ थे, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे? नो वन नोस। सो द फैक्ट इज दैट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है Exactly. कि बनने के बाद रिकग्निशन अपनी जगह है, जो बहुत मिली उनको माशाल्लाह से, और भी मिले, अल्लाह करे। आमीन। लेकिन जब बंदा स्ट्रगल फेज में हो तो तब उसकी सपोर्ट करना इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इसके बारे में भी हमें सीरियसली सोचना चाहिए। तो जान, यंग लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस वक्त आपको देख रही हैं, पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, पैगाम क्या देना चाहोगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो माशाल्लाह। मैंने स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रखी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है। तो हम जैसे एक ही सिचुएशन में लगे रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब फेडअप हो जाता है, ज़िंदगी फेडअप हो जाती है। जैसे हम मेंटली फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। तो जैसे मैं बीइंग अ वुमेन अपने घर से निकली, पेरेंट्स का ट्रस्ट मतलब कंटिन्यू रहा और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। तो मैं चाहूँगी कि आप वुमेन्स भी, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, वुमेन्स के अंदर भी। तो जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ में भी जा रही हैं तो इस स्पोर्ट्स में भी आएँ, ताकि लोग इससे और भी अच्छा हो कि और वुमेन्स भी उनको देखकर इनकरेज हों और स्पोर्ट्स में आएँ। और मैं यही कहूँगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह और हार्ड वर्क करेंगी तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकती हैं। और बेटा फाइनली फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या मेरे सोचा है लाइफ में? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था ओलंपिक्स खेलना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसे पूरा किया है। ये हो गया ना? ओलंपिक्स पूरा अगे। नहीं, एक प्लेयर का सबसे बड़ा ड्रीम होता है ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लिया, जी, लेकिन अब मेरे पास गोल्ड नेक्स्ट मेडल लेके आना है। ओलंपिक्स, यस, अब मेरे पास नेक्स्ट ओलंपिक्स है, 4 इयर्स बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स है। तो अब मेरा वो टारगेट है कि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आऊँ, लाइक जैसे अरशद नदीम लेकर आया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा सबसे पहला ड्रीम ओलंपिक्स था, वो पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट ओलंपिक्स खेलनी है मैंने, उससे नेक्स्ट ओलंपिक्स खेल के हमने इंशाल्लाह। गोल्ड मेडल इंशाल्लाह लेके आना। मेरी बेटी लेके आएगी और फिर इधर ही हम बैठ के इसके बारे में फिर गप लगे। इंशाल्लाह ज़रूर। वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, खुश रहो, आबाद रहो और लगे रहो। और व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वेरी यूनिक एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी जिनका शुमार पाकिस्तान के सिर्फ 2% साइंटिस्ट में होता है। ये कौन है, इनकी क्या कहानी है,
इनसे भी मिलेंगे। ब्रेक के बाद कुमैल को हम नहीं जाने देंगे, इतना खूबसूरत गाना सुनाया तो फिर ब्रेक के बाद भी सुनेंगे इंशाल्लाह। शो को क्लोज करते हुए। तो आप हमारे साथ रहेंगे, व्यूअर्स आप भी रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में कुछ ही लम्हों में हम नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनकी मैं पर्सनली भी फ़ैन हूँ, क्योंकि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा यार ये तो बड़े डिफरेंट और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनका शुमार टॉप 2% साइंटिस्ट में, बल्कि दुनिया के टॉप 2 साइंटिस्ट में इनका शुमार होता है। बेसिकली आप 100 से ज़्यादा साइंसी रिसर्च पेपर्स तसनीफ़ कर चुके हैं, मोर देन 100। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में 6 किताबों के एडिटर के हैसियत से भी आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा मनेशियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज विजिटिंग साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर आप जाते हैं। जब लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे उवैस अहमद हरल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तब आपका PhD जारी था। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी आप टॉप 2 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैटेगराइज्ड है, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले तो बताएं, जिन लोगों ने पहले शो नहीं देखा था, साइंस की तरफ रुझान कैसे हुआ? अच्छा, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स ज़रूर ऐड करूँगा। उसमें ये है कि जैसे फैमिलीज़ मैटर करती हैं कि मेरे बच्चे ने या तो डॉक्टर बनना है या उसने इंजीनियर बनना है। तो माय फादर ड्रीम वाज दैट आई कैन बी इंजीनियर, लेकिन मैंने उस वक्त एंट्री टेस्ट नहीं दिया था कि मैंने इंजीनियर नहीं बनना। एंड देन आई चूज़ दैट कि मैं साइंटिफिक फील्ड की तरफ जाऊँ। सो मैंने फिज़िकल साइंस में अपने आप को मुनासिब समझा एंड देन आई जॉइन केमिस्ट्री। सो इन स्टार्ट आई फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि आप केमिस्ट्री को क्यों रख रहे हैं, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। इवन एट दैट टाइम समवन वाज सेइंग कि ये जो कांस्टेबल्स की जॉब्स हैं इधर उधर हैं, आप इनको कंक्योर करें जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन देन आई स्टार्टेड रिसर्च कि हम इनमें क्या अचीवमेंट्स कर सकते हैं ताकि एट द एंड में ये कह सकूँ कि आई डू समथिंग डिफरेंट रेदर देन अदर्स। ठीक है, जो आपने काम किया है, अगर 2% ऑफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपका नाम आता है तो वो इतना औखा और मुश्किल काम क्यों है? देखिए, आप ही हमें बेहतर समझा सकते हैं। मैं जितनी भी सेंसी बातें कर लूँ, आप बेहतर आसान अल्फाज में प्लीज़ हमारे दिमाग को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, जो रिसर्च है, लाइक जितनी भी इनोवेशन आज तक हुई हैं अभी तक, वो सारी की सारी रिसर्च बेस है। तो किसी को दिमाग में ये आया कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम बिजली पे गाड़ी चला लेते हैं तो पेट्रोल बच जाएगा, क्योंकि पेट्रोल दुनिया में ख़त्म हो रहा है। बस सिंपल सी बात करते हैं ना, या महंगा बहुत हो गया है, डीजल भी लोगों ने यूज़ किया, CNG भी किया। फिर किसी के जहन में ये बात आई कि 1 मिनट बिजली से बत्ती चल सकती है तो गाड़ी भी चल सकती है, बाइक भी चल सकती है। किसी ने रिसर्च की तो किसी ने फिर उसको ऑन ग्राउंड लाया, राइट कि रॉन्ग? बिल्कुल। जैसे कि वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब आप देखें, अभी हमें भी पता चला कि एनर्जी कंजप्शन अभी आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जाम हो जाएगी कि पहुंची पड़ी है, इन पाकिस्तान पहुंच चुकी नुक्कड़ है, पे खड़ी है। पाकिस्तान में तो पहुंच चुकी है, लेकिन यूरोप अभी भी दे आर इन वेरी गुड कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उन्होंने इसका हल निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने साइंटिस्ट को इस कामों पे लगा दिया कि आप हमें दूसरे रिसोर्सेज बताएं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो फिर उन्होंने वो वाले रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिए कि रीन्यूएबल एनर्जी हम कैसे बना सकते हैं। फिर उन्होंने ये कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे कि हाइब्रिड कार्स के बाद वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ गए। तो इन्वेंशन असल में डिपेंड करती है कि आपको नेसेसिटी क्या है, और फिर साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, नॉट ओनली मी, फर्स्ट दे थिंक दैट कि ज़रूरत क्या है। आपका फोकस क्या है? मेरा एक तो वेस्ट वाटर पे है, दूसरा मेरा एनर्जी कन्वर्जन्स पे, जैसे कि सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरीज पे। ऑसम। तो इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं। बट इस पे आसानी क्या पैदा होगी पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, आप बाहर जो भी काम करें दैट्स ग्रेट, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे, लेकिन जिस मामलात और जिन प्रॉब्लम से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ना वैस, हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इन चीज़ों की जिनसे लोगों के खर्चे कम हो जाएं। उसमें ना सबसे देखिए, 100 रुपए का अगर बंदा का खर्चा हर महीने हो रहा है अपनी ट्रांसपोर्ट की वजह से, वो खर्चा अगर 20 पे आ जाए तो बड़ा फ़र्क पड़ता है किसी की ज़िंदगी में। सोचो कुमैल, आधे से ज़्यादा हमारे खर्चे किस चीज़ के होते हैं? ट्रांसपोर्ट के ही होते हैं, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल बड़ा महंगा है। ऐसे ही उसमें ना हम जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा फोकस है, जैसे कि आपको भी पता है कि फैसलाबाद या लाहौर, इनमें इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री का वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है।
और उस वेस्ट से जो डिजीज़ कॉज हो रही हैं वो भी हमें पता है। हम कहते हैं कैंसर क्यों हो रहा है, वो भाई पानी में हर किस्म की आलूदगी जा रही है, कितना उबाल लेंगे, कितना साफ कर लेंगे, जो उसके अंदर केमिकल है वो कुछ इतने स्ट्रांग है कि वो उबालने से भी नहीं मुकते। तो हम उस पे पहले तो काम कर रहे हैं। पहला हमारा प्रोजेक्ट ही पाकिस्तान में ये है कि वेस्ट जितना भी है हमारा, उस वेस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको देखते हुए फिर हमने बायो वेस्ट की तरफ भी आना शुरू हो गए, जैसे कि ये पत्ते हैं, जड़ें हैं जो लोग वैसे फेंक देते हैं, छल्ली है तो उसका टुकड़ा ऐसे फेंक देते हैं, तो उसको फिर हमने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। खाद जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, सिर्फ खाद नहीं, यही चीज़ें आपके सीरम और टोनर्स बनाती हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही। तो फिर हमने उस बायो वेस्ट को उस वे में ट्रीट करना शुरू कर दिया। बायोमास वैलोराइजेशन इसको कहते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है, लेकिन एंड ये है कि वो वेस्ट से हम वो सीरम के डेरिवेटिव्स बनाने शुरू कर दिए, जो कि हम इस वक्त लॉन्च भी कर रहे हैं। इवन इन पाकिस्तान वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको लॉन्च भी कर लें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। दैट्स अमेजिंग। अब जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी पे आपने 9 किताबों पे काम किया है कि वी एक्चुअली राइट 9 बुक्स कि नैनो टेक्नोलॉजी असल में है क्या। वही तो कह रही हूँ, है क्या 9 किताबें लगी आपको समझाने में कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो हमें तो कुछ अल्फाज में समझा दें। अच्छा, उसमें ये है कि मैं सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी में असल में हम कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं, कॉस्ट को जो प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि एक ब्रेड है आपके पास, अब ब्रेड आपके पास इतने साइज़ का है, उस ब्रेड की आप स्लाइस काट लें। ये जस्ट एग्जांपल है, ये नहीं है कि ये उसके साथ जस्ट टू रिलेट कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। तो वो ब्रेड की स्लाइस काट लेंगे तो हर स्लाइस को आप ऐसे ऐसे रखते जाएं, तो जो ब्रेड का साइज़ इतना था उसका साइज़ सरफेस एरिया बढ़ गया और उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो फ़ायदा गया। हो सकता। जहाँ वो एक ब्रेड एक घर में जा रही है, अब उसी ब्रेड के जब आपने बहुत से हिस्से कर दिए तो वो बहुत से घरों को, बहुत से इंसानों को फ़ायदा देती है। हाँ, तो नैनो यही बेसिक थॉट है नैनो टेक्नोलॉजी का। अद्धी साइंटिस्ट मैं भी ताड़े नाल बह के बन गई हूं। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, सो मैं जल्दी से एक नज़र किचन में भी डाल लूँ, उधर भी नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है, बहुत से लोगों ने खाना है। हाँ जी जी, हमारा पटियाला चिकन बिल्कुल रेडी है। आपका नहीं, खाने के मुर्गी लिए। का बना है। मुर्गी का पटियाला चिकन। मेरा पटियाला चिकन अगर आपका बनाएंगे तो वो खाने का, आई डोंट थिंक वो हलाल है। हाँ जी, मिंट रायता और फ्रेश सैलड, इसको Awesome. रोटी के साथ या चावल के साथ हम सर्व करते हैं। वंडरफुल। और इफ़ यू आर डाइट कॉन्शियस, बोटी के पीसेस निकालें, हाँ थोड़ी जी। सी ग्रेवी ही आप डाल दें सैलड के ऊपर, एंड विद रायता आपकी एक कंप्लीट मील हो जाएगी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे मेडिटेरेनियन डाइट की, थोड़ा सा ग्रेन्स को कम करके इन चीज़ों की तरफ और चलें। ये ज़रूर ट्राई करें व्यूअर्स का, मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं। ऑसम। मैंने तो करना ही है, आपको पता है मैं चावल भी मंगवा लिए डर के मारे कि आप मुझे रोटी ना खिला दें। ओके, सो व्हाट्स द गेम प्लान नाउ, चाहते क्या हो? फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर गोल्स जो पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारे हैं, वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी लिंकेज। क्या बात है। जब तक इंडस्ट्री हमारे साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगी तब तक साइंटिस्ट इनोवेशन कर ही नहीं सकता। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ। यू हैव टू कनेक्ट द यू हैव डॉट्स। टू कनेक्ट। तो वो जब तक डोर्स कनेक्ट नहीं होंगे तब तक काम आप नहीं कर सकते, तब तक आपके पास एक हाई टेक लैब भी नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल्स आर नॉट आई थिंक सो कि आप उनको इतनी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। दे आर टू मच कॉस्टिक राइट। महंगे हैं, उनको हैंडल करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होती है। जिस तरह एक ज़माने में लोग अपने गराजों में करते थे इस तरह की चीज़ें, यू कांट, इट इज़ टू डेंजरस। या इट इज़। तो यही फ्यूचर प्लान है कि किसी तरह हम इंडस्ट्री को ट्रस्ट दिला सकें, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को साइंटिस्ट पे ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि हम ऐसे हैं तो ये अब भी देखिए ऐसे पूरी दुनिया में स्टेम सेल रिसर्च चल रही है। यहाँ पे जो कुछ डायटिस्ट जिस तरह डॉक्टर शहजाद अनवर और कुछ और ऐसे डॉक्टर्स हैं जो स्टेम सेल पे काम कर रहे हैं, वो बेचारे यही कहते हैं कि लोगों को कैसे समझाएं, आवाम को कैसे कन्विंस करें। बाहर के मुल्क में लोग ढूंढते हैं स्टेम सेल वालों के कोई आप करें, हमारे यहाँ हमने पूरी जगह खोली हुई, पूछते नहीं है लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि एक ही है। अवेयरनेस नहीं है। हमने अपनी ग्रोथ को ऐसे बनाया ही नहीं है कि हमें स्टेम सेल रिसर्च का पता हो। हमें डिफरेंट जैसे कि हाँ, बूथा ठीक करना है तो पीआरपी करा लेंगे। तो पीआरपी भी स्टेम सेल की एक बहन सी है। हाँ, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। रीज़न कि हमारी ग्रोथ ही ऐसे नहीं हुई।
हमारा स्टूडेंट है या हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी मेंटालिटी अप्रोच ही इतनी है कि वो बुखार हुआ है पैनाडोल ले लो, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। और बात ये कि देखिए, जब भी आप कोई पेन किलर, चाहे पैरासीटामोल हो, आइबुप्रोफेन लें, इवन कोई एस्पिरिन ले, आप बीमारी को नहीं ख़त्म कर रहे होते, आप सिर्फ उस पर मरहम लगा रहे होते हैं। प्रॉब्लम वहीं पे बैठी होती है। क्विक रिलीफ, सो क्विक रिलीफ सोल्यूशन नहीं है व्यूअर्स। क्या करते हैं लोग, बड़े लोग ऐसे करते हैं, बिजली इस फलां की जगह से चोरी करके फलां कर ली ताकि एटलीस्ट कुछ, वो आपका क्विक फिक्स 1 महीने 2 महीने चलेगा। जब पकड़े जाएंगे तो बिजली भी कटेगी और लाखों रुपए का फाइन भी होगा। सो द पॉइंट, या जेल जाएंगे। सो द फैक्ट इज, सेंसिबल अंदाज में लॉन्ग टर्म लंबे सोल्यूशन ढूंढने हैं। हमारी जनरेशन या मेरे एज ग्रुप का शायद ना भी बेनिफिट ले पाए, लेकिन कुमैल के आगे से बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल। हमने अपने मुल्क के फ्यूचर, बट सिर्फ मुल्क की हद तक बात महदूद नहीं रह सकती है वैसे, क्योंकि जो चीज़ अफ्रीका में होती है वो पाकिस्तान को भी अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स। इंटरनेशनली क्या काम करना चाह रहे हो? इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलरेडी कोलैबोरेटिव, लाइक मैं 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट हूँ और 2 से 3 में एज अ रिसर्च फेलो प्रोफेसर हूँ। तो उनके साथ लिंकेज तो हमारा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि क्या हम उनको ट्रस्ट दिला सकते हैं कि हम उस तरह की रिसर्च कर रहे हैं जिस तरह की वो कर रहे हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड इंशाल्लाह वी विल डू आवर लेवल बेस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू वैस, और मैं इसी तरह आपको तंग करती रहूँगी हर कुछ अरसे के बाद कि आओ ज़रा बताओ कि अब आगे क्या कर रहे हो। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, ये वो फॉलो अप होता है जो ज़रूरी होता है। हम किसी यूनिक बंदे को बुला लेते हैं, उससे एक दफ़ा बात करते हैं, उसको भूल ही जाते हैं। अब देखिए PhD भी इनकी मुकम्मल हो गई, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तानी साइंटिस्ट करेगा तो हमारी पॉजिटिव इमेज बनेगी। देन यहाँ पे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। अवैस को आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, हमारी दुआओं का तो हिस्सा रहते ही हैं। और मैं मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को, जिन्होंने सपोर्ट करके आपको यहाँ तक पहुँचाया। सो बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। कुमैल कुछ सुना दे यार। क्यों नहीं, और आज का शो भी ख़त्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग एज वेल कुमैल। थैंक यू।